आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप जो ये आज की हमारी वीडियो है, क्योंकि हम अभी मार्केटिंग कर रहे हैं, विपणन कर रहे हैं और विपणन की हम अभी तक जो है टोटल 3 वीडियो कर चुके हैं। आज ये चौथी वीडियो है। तो इस चौथी वीडियो के साथ हम जो विपणन के तत्व थे, जिसको हम एलिमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में, तो वो एलिमेंट हम कर रहे हैं। उस इनको हम 4P के नाम से भी जानते हैं, 4 पीस के नाम से। तो इनमें से हम 3 पीस कर चुके हैं अभी तक। उत्पाद कर चुके हैं, मूल्य और स्थान कर चुके हैं, और जो आज हम करने वाले हैं वो प्रवर्तन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। और प्रवर्तन के मिश्र, मतलब कि उसके क्या तत्व हैं। मिश्र का मतलब आप तत्व से भी ले सकते हो, मतलब कि एलिमेंट से भी ले सकते हो। आज की वीडियो में हम ये टॉपिक करेंगे। पूरा ये विपणन का जो हमारा चैप्टर है, ये 10 से 12 नंबर का चैप्टर है। 10 से 12 मार्क्स इस चैप्टर में से हमारे पेपर में आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 95% का हमारा जो टारगेट है, वो उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए आपको इस पूरे टॉपिक को, मार्केटिंग को पूरे को समझना जरूरी है। तो ये वीडियो में आप प्रवर्तन और प्रवर्तन मिश्र समझेंगे, और पहली जो 3 वीडियो है उसके थ्रू आप पूरा कर लोगे। उन सभी वीडियो के जो लिंक हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, या डिस्क्रिप्शन जो आपको नीचे एक एरो पे आप अगर क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। तो उस डिस्क्रिप्शन से आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं, और साथ ही साथ अकाउंट्स की भी सारी वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है मेरे चैनल पर। आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आप पर आपके पास समय पर वीडियो पहुंचती रहें और हम अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। तो हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। प्रवर्तन। तो पहले प्रवर्तन का मीनिंग समझना जरूरी है। चौथा है, ये चौथा एलिमेंट है, चौथा तत्व है। तो परिवर्तन विपणन मिश्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके माध्यम से विपणनकर्ता, मतलब कि बिजनेसमैन, बाजार में वस्तु और सेवाओं के विनिमय, मतलब कि वस्तु या सेवा देकर उसके बदले में पैसा लेने को विनिमय कहेंगे, उसको बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करता है। और उन सभी तकनीकों को ही हम क्या कहते हैं? प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है। तो प्रवर्तन समय रहते निम्न 2 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया संप्रेषण है। कम्युनिकेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में। बातचीत करना कह लो आप, मतलब कि लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जरिया। तो वो है। कौन से वो 2 उद्देश्य हैं? पहला ये है कि संभावित ग्राहक जो मेरी वस्तु को खरीद सकते हैं, उनको उत्पाद के संबंध में सूचित करना कि उत्पाद क्या है, किस आवश्यकता को पूरा करता है। साथ ही साथ दूसरा जो उद्देश्य ये है कि वो उनको क्रय करने के लिए तैयार करें। हम उनको इस तरीके से संप्रेषण उनके साथ करें कि वो वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। तो उनको मोटिवेट करना है कि वो उसको परचेज कर ले। तो ये प्रवर्तन के अंतर्गत हम करते हैं। अब देखते हैं कि प्रवर्तन में जो प्रवर्तन मिश्र है, मिश्र का मतलब वो सारे तत्व जो हम प्रवर्तन में यूज करेंगे, वो एलिमेंट जो प्रमोशन करते समय, क्योंकि प्रवर्तन को हम प्रमोशन कहते हैं, तो नॉर्मल सेंस में आपने प्रमोशन शब्द बहुत सुना होगा, तो उसी का हिंदी रूपांतरण है प्रवर्तन। तो वो प्रवर्तन के तत्व कौन कौन से हैं वो अभी हम देखते हैं। प्रवर्तन मिश्र से अभिप्राय संगठन द्वारा संप्रेषण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रवर्तन तकनीकों को मिलाकर प्रयोग करने से है। बल्कि उन सभी तकनीकों का जिनका हम उपयोग संप्रेषण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, मतलब कि जो बात हम कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको पहुंचाने के लिए जिन भी तकनीकों का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रवर्तन मिश्र कहलाता है। तो 4 बड़े यंत्र तथा प्रवर्तन मिश्र के 4 घटक होते हैं, जो निम्न रूप से हैं। पहला है उसमें विज्ञापन, जो आप सबसे ज्यादा जानते हो, एडवर्टीजमेंट। बल्कि कि अभी तक आप जो पूरा विपणन है, विपणन को विज्ञापन ही मानते थे, मार्केटिंग को हम सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही समझते थे। पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट नहीं है, उससे बहुत कुछ ज्यादा है। दूसरा होता है व्यक्तिगत विक्रय, जब आप घर घर जाकर वस्तुओं को
बेचते हो, समझाते हो। तीसरा है प्रचार, पब्लिसिटी, ये विज्ञापन की तरह ही होता है, पर विज्ञापन में पैसे देने पड़ते हैं, प्रचार के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। आगे समझेंगे क्यों। और फिर है विक्रय संवर्धन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आज के समय में विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में। तो विक्रय संवर्धन को भी हम पढ़ेंगे। चलते हैं सबसे पहले, और इन सभी को हम जो प्रवर्तन के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब सबसे पहले विज्ञापन की तरफ चलते हैं। तो विज्ञापन जो है, विज्ञापन है कि प्रवर्तन की बहुत सामान्य रूप से प्रयुक्त की गई विधि है। सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं विज्ञापन को। एडवर्टाइजमेंट हम सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज जो प्रमोशन टूल होता है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें जो संप्रेषण होता है, मतलब कि जो मैसेज भेजने का तरीका होता है, वो गैर व्यक्तिगत होता है, मतलब कि हम आमने सामने नहीं होते हैं। ठीक है। विपणन करता क्या करता है, वस्तु और सेवाओं के परिवर्तन के लिए इसमें पैसे पे करता है, इसलिए इसको विज्ञापन को हम जो है पब्लिसिटी से अलग कर पाते हैं। यहाँ पर भुगतान करना पड़ता है, गैर व्यक्तिगत स्वरूप है, सबसे ज्यादा यूज करने वाला एक तरीका है, एक विधि है। तो विज्ञापन के गुण अगर देखे जाएं तो सबसे पहला है कि व्यापक पहुंच, ज्यादा लोगों तक पहुंच है। हम इसके थ्रू बहुत ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा अप्रोच है, देखो टीवी पर ऐड देते हैं तो कहाँ कहाँ तक वो ऐड चली जाती है, तो कितने ग्राहकों तक वो पहुंच जाती है। तो एक टीवी बताएं, मैगजीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे साधन हैं जिनके थ्रू हम विज्ञापन को पहुंचाते हैं कस्टमर तक, तो उसकी पहुंच ज्यादा है। ग्राहक की संतुष्टि व विश्वास में वृद्धि, ग्राहक जब उसे देखता है उसको लगता है कि ये वो वस्तु है जो मेरी किसी इस आवश्यकता को पूरा करता है, और वो उसको देखने से ही संतुष्ट हो जाता है और खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसका विश्वास भी बढ़ता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, और उसको संतुष्टि भी एक तरीके से मिलती है अगर सूचना सही ढंग से प्रस्तुत की गई है तो। फिर है अभिव्यंजकता। तो अभिव्यंजकता का मतलब यही है कि आप जो है इसके थ्रू अपने आप को इससे कोरिलेट कर पाते हो, अपनी आवश्यकता को समझ पाते हो कि आप उसको सेटिस्फाई कर पाओगे या नहीं, ये विज्ञापन उस तक आप उसकी पहुंच होती है। मितव्ययिता का मतलब होता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक का मतलब पैसे ज़्यादा नहीं लगते। वैसे विज्ञापन जो है बहुत ही ज़्यादा खर्चीला साधन है अगर वैसे सोचा जाए तो, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लगता है इसके अंदर, तो कॉस्टली है। बट मितव्ययिता इसलिए है क्योंकि पहुंच बहुत व्यापक है। अब पहुंच व्यापक होने की वजह से हम इसको इकोनॉमिकल कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं, पैसे कम लगते हैं। क्योंकि जब पहुंच ज़्यादा होगी तो पर आदमी अगर आप उसकी लागत निकालोगे तो वो लागत आपको कम मिलेगी, तो प्रति व्यक्ति लागत यहाँ पर कम होती है दूसरे विज्ञापन के माध्यम या दूसरे प्रवर्तन के साधनों की तुलना में, इसलिए इसको मितव्ययी कहा गया है। नेक्स्ट पर पहुंचते हैं, विज्ञापन की गुण पढ़ लिए तो अब सीमाएं पढ़ लेते हैं। पहली है कि सशक्त कम है, मतलब कि इसका प्रभाव कम पड़ता है। लोग एडवर्टीजमेंट आती हैं, हम लोग भी देखते हैं, हम हर ऐड को उतने अटेंशन के साथ, उतने ध्यान के साथ नहीं देखते। तो जब हमें लगता है कि कुछ हमारे लिए है तो हम देख लेते हैं, हर ऐड को हम उस तरीके से नहीं देखते। तो प्रभाव उतना अधिक नहीं पड़ता जितने आप प्रवर्तन के दूसरे माध्यम से पाओगे कि पड़ता है। तो कम सशक्त है। प्रत्युत्तर की कमी, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, आप आमने सामने नहीं है। जब आमने सामने नहीं है तो जो आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी आपकी जानने की इच्छुकता है, मतलब कि जो आप जानना चाहते हैं वो आपको वापस नहीं मिलेगा, मतलब प्रति उत्तर नहीं मिल पाएगा। जो आप पूछना चाहते हो उसका उत्तर आप तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि एक इम्पर्सनल फॉर्म है, अव्यक्तिगत टाइप है। तो आमने सामने नहीं हो आप, इस वजह से आपको जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो सॉल्व नहीं हो पाती। लोचहीनता, लोचशील नहीं है। लोच का मतलब होता है जिसको हम परिवर्तित कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, तो जैसी बन गई है उसी रूप में रहेगी, ग्राहक के अनुसार उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो लोचहीनता कहते हैं उसे। कम प्रभावी का मतलब है असर कम पड़ता है, वो मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। तो उतना अच्छा साधन नहीं है जो ज़्यादा लोगों को प्रभाव में ला सके। पड़ता ज़रूर है, यूज़ भी ज़रूर करना चाहिए, हर कंपनी करती है, पर उतना प्रभावशाली नहीं मिलेगा जितने परिवर्तन के दूसरे जो तत्व हैं वो मिलेंगे। तो प्रभावशीलता यहाँ पर कम होती है, सशक्तता भी कम है। अब आया कि विज्ञापन के विरुद्ध आपत्तियां, जब सीमाएं आई तो लोगों ने कहा कि भाई विज्ञापन को नहीं यूज करना चाहिए, एडवर्टीजमेंट को कम करना चाहिए यूज। क्यों? क्योंकि ये लागत बढ़ा देता है। ये लागत विज्ञापन की लागत नहीं है, ये लागत है उत्पाद की लागत। तो ये उत्पाद की लागत को भी बढ़ा देता है। उत्पाद की लागत इन हो तो अपने आप ये लागत में ही जाकर प्लस होगा। पैसे ज्यादा लगते हैं तो लागत बढ़ जाती है, लागत बढ़ने की वजह से हमारा प्रॉफिट कम होता है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि विज्ञापन को ना यूज किया जाए। फिर है कि सामाजिक मूल्यों का ध्यान नहीं दिया जाता, उनका हनन किया जाता है। तो आप देखते हो कई सारे विज्ञापन ऐसे होते हैं जो आप अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते। रीजन यही है कि उसमें ऐसा उत्पाद होता है जिसकी एड तो सही है, पर वो एड हम अपने परिवार के साथ बैठ के देखने की कंडीशन में नहीं होते। ठीक है, तो अब वो उस एड की गलती नहीं है, उस प्रोडक्ट की एड उसी तरीके से दी जा सकती है। पर जो लोग कहते हैं कि भाई विज्ञापन नहीं देने चाहिए क्योंकि इसमें सामाजिक मूल्य जो है उनका ध्यान नहीं रखा जाता, तो वो उत्पाद ही ऐसा होता है जिसके लिए उसी तरीके का विज्ञापन बनाया जा सकता है। बट अब क्योंकि हम ज़्यादा संस्कृतिवादी लोग होते हैं, तो हमारे लिए ये एक हानि या एक आपत्ति होती है। इसलिए लोग कहते हैं कि ऐसी ऐड नहीं देखनी चाहिए। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे विज्ञापन को हटा देते हैं, किसी दूसरे चैनल पर चले भी जाते हैं। तो सामाजिक मूल्यों का हनन होता है, ये बोला गया। फिर कहा कि क्रेता, क्रेता का मतलब खरीदने वाला, उसको असमंजस में डाल देता है। ऑब्वियसली ये डालता है क्योंकि हर चीज वहां से उसी तरीके से मेरे सामने पेश नहीं होती। प्रत्युत्तर यहाँ पर नहीं है। अब जब प्रत्युत्तर नहीं है तो जो भी मेरी शंकाएं हैं उन शंकाओं को कोई मिटाने वाला तो है नहीं, तो मुझे और कंफ्यूज भी कर सकती हैं ऐड, अगर उसमें मैसेज जो संप्रेषण का माध्यम है वो सही नहीं हो तो शंकाएं बढ़ाती है, ऐसे असमंजस में डालती है। दूसरा है कि दूसरा और आखिरी ये है कि उत्पाद जो है, घटिया उत्पादों की बिक्री भी बढ़ जाती है। तो आप देखो कि मैं ये तो नहीं कह रहा किसी भी उत्पाद को अगर मैं नाम लूंगा तो ये हो जाएगा कि ये है, पर आप देखो कि कई सारी विज्ञापन ऐसे आते हैं कि जो विज्ञापन में बोला जा रहा है ऐसा उस उत्पाद से हमें प्राप्त नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जो घटिया उत्पाद हैं उनकी भी बिक्री आसानी से हो जाती है। पहली बार तो हम उस विज्ञापन को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और उस वस्तु को खरीद लेते हैं। जब हमें वो प्रयोग में अच्छी नहीं लगती तो हम उसको छोड़ देते हैं। दैट्स मीन्स घटिया घटिया उत्पादों को विज्ञापन के माध्यम से बेचा जा सकता है। तो विज्ञापन की एक आपत्ति ये भी है, विज्ञापन ना दिए जाए। पर विज्ञापन के विरुद्ध जितनी भी आलोचनाएं हैं वो हों, पर फिर भी यही कहा जाता है, सबसे ज्यादा प्रयोग में भी यही आता है, विज्ञापन विपणन का एक आवश्यक तत्व माना गया है और जिसका प्रयोग हर कंपनी को करना चाहिए और हर कंपनी करती भी है। तो ये था हमारे विज्ञापन मतलब कि पहला जो प्रवर्तन मिश्र का तत्व था। अब हम सेकंड तत्व पर पहुंचते हैं, वो है विक्रय, व्यक्तिक विक्रय, पर्सनल सेलिंग इसको इंग्लिश में हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप पर्सनली जो है ग्राहक से मिलकर वस्तु को बेचोगे, उसको कहा जाता है व्यक्तित्व विक्रय। यहाँ जो संप्रेषण होता है वो व्यक्तित्व होता है, मतलब कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हो कस्टमर से, तो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। कंपनी के उद्देश्य से संभावित ग्राहक के पास जाया जाता है, उससे संपर्क किया जाता है, उसे उत्पाद से संबंधित सारी जानकारी प्रदान की जाती है और उत्पाद को के प्रति उसकी पसंद को विकसित किया जाता है, सो दैट वो उसको खरीद सके। और उसको खरीदने के लिए हम विक्रयकर्ताओं, जिनको हम इंग्लिश में या जो हम नॉर्मल सेंस में बोलते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव, को अपॉइंट किया जाता है और उनके थ्रू हम ग्राहकों तक पहुंचते हैं और उनके उस उत्पाद के प्रति विकास पसंद को विकसित करवाते हैं। व्यक्तित्व विक्रय की जो विशेषता है वो ये है कि व्यक्तिगत स्वरूप है, आप पर्सनली जाकर मिलते हो तो पर्सनल कांटेक्ट हो जाता है आपका।
तो व्यक्तिगत स्वरूप होता है ये। दूसरा है कि हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं। जब आप आपसी बातचीत करते हो तो आपको एक दूसरे की जो भी ज़रूरतें हैं उनका पता चलता है, उसके अनुसार आप प्रोडक्ट को बनाते हो। तो संबंध विक्रयकर्ता और ग्राहक के बीच के संबंध को विकास करने में, उनको डेवलप करने में भी रोल व्यक्तित्व विक्रय का बहुत अधिक होता है। तो इसको पर्सनल सेलिंग कहा जाता है। व्यक्तित्व विक्रय व्यवसायी और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो हम आगे अभी देखेंगे किस प्रकार से। तो सबसे पहले व्यक्तित्व विक्रय के लाभ देखते हैं। ये लाभ जो है सबसे पहले हमारे ग्राहकों के लिए कि ग्राहक क्यों व्यक्तित्व विक्रय को पसंद करें, उससे इनको क्या फायदा। तो सबसे पहले उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं वो वस्तु ऐसी है जो वो उसकी किसी न किसी आवश्यकता को पूरा करते हैं, पर अभी तक उनके दिमाग में था, ऐसा कोई उत्पाद उन्हें मार्केट में नहीं मिला था। तो अगर हमारी किसी आवश्यकता को वो पूरा कर पा रहे हैं तो उस आवश्यकता को पहचानने में हमारी सहायक सिद्ध होती है वो व्यक्तित्व विक्रय की एक तत्व या एक तरीका। बाजार में नवीनतम प्रोडक्ट जो होते हैं, जो नए प्रोडक्ट हैं, उनके संबंध में जानकारी भी हम तक पहुंच जाती है बहुत आसानी से। हम का मतलब ग्राहक होता है। फिर विशिष्ट सलाह, जो लोग हमारे पास आते हैं वो विक्रय कर्ता, जिनको हम सेल्स एग्जीक्यूटिव कहते हैं, वो सारे लोग ट्रेंड होते हैं, उनको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो वो एक्सपर्ट और एडवाइस हमें मिल जाती है, वो विशिष्ट सलाह हमें घर बैठे मिल जाती है, जो नॉर्मली जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें वो नहीं मिल पाती। ग्राहक को प्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि अगर भाई समझाया जाता है कि आपकी इस आवश्यकता को ये पूरा करता है। तो अगर आवश्यकता समझ में आ गई ग्राहक को तो ग्राहक उसको खरीद लेगा। तो ग्राहक को मोटिवेट किया जाता है कि वो प्रोडक्ट को खरीदे। अब आई बारी के समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत विक्रय। तो सबसे पहला है कि संभावित मांग में परिवर्तन कर देता है। जो चीजें बिक नहीं रही थी या जिन चीजों के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है कि ऐसी भी कोई वस्तु मार्केट में है, तो जब हम उसको पर्सनल सेलिंग के थ्रू घर घर जाकर बताते हैं उनको और उनको वो चीज़ समझ में आती है, तो वहां से डायरेक्ट डिमांड निकल कर आती है और वो संभावित मांग होती है उस पर्टिकुलर वस्तु की। तो संभावित मांग में परिवर्तन होता है घर घर जाने से। जो लोग विक्रयकर्ता के रूप में, सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिलता है, तो समाज में अधिक लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं इसके थ्रू। जीवन वृत्ति मतलब कि कैरियर के अवसर हैं। जब हम एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बाद में हमें फिर मैनेजर, प्रबंधक भी बनाया जाता है और बहुत सारी ऊंची ऊंची पोस्ट इसमें होती है। तो आपके कैरियर को आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी भी इसमें होती है, जिससे आपका जीवन स्तर सुधरता है, तो वो भी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब बारी आती है कि एक बिजनेसमैन के लिए, एक व्यवसायी के लिए व्यक्तित्व विक्रय क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला ये है कि संवर्धन, प्रमोशन कहते हैं इसको, ठीक है, का प्रभावी पद्धति है बहुत, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट है आपका, फ्लेक्सिबल है, जैसा कस्टमर कहेगा उसके हिसाब से हम बातचीत के थ्रू उसको प्रेरित कर सकते हैं कि वो उस वस्तु को खरीदे। तो संवर्धन की सबसे प्रभावी पद्धति ये मानी जाती है। लोचपूर्ण है, अभी आपको बता रहा था कि ग्राहक के अनुसार हम अपनी जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, उसको ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस है तो एक्सपर्ट उसको उस तरफ ले जाएंगे जो नॉलेज उनको चाहिए। तो लोचपूर्ण तकनीक है, विज्ञापन की तरह नहीं है कि जो बन गया वो वैसे ही रहेगा, कस्टमर कुछ पूछना चाहता है तो वो नहीं पूछ सकता। श्रम का अपव्यय नहीं होता, वेस्ट नहीं होता, क्योंकि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हो। एडवर्टाइजमेंट में देखा था कि हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को दिखाई जाती है, पर जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है वो कुछ लोगों पर, कुछ हजारों पर, इवन अगर अच्छी एड है तो कुछ लाखों पर पड़ जाता है। यहाँ पर उस वो अपव्यय नहीं है उसके अनुसार, मतलब यहाँ ज्यादा लोग इस पर जो है इससे इम्पैक्ट होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं। तो श्रम का अपव्यय नहीं है। ग्राहक को प्रेरित किया जाता है सेल्स एग्जीक्यूटिव द्वारा विशिष्ट सलाह देकर। तो ग्राहक को समझाया जाता है कि क्यों आपके लिए आवश्यक है इस वस्तु का उपयोग करना। तो ग्राहक मोटिवेट होते हैं और उस वस्तु को खरीदते हैं।
संबंध अच्छे होते हैं, हमने पढ़ ही लिया, संबंध स्थायी हो जाते हैं अगर वस्तु अच्छी है और उसको समझाने का, उसको बताने का तरीका अच्छा है तो संबंध स्थायी हो जाएंगे। आपका व्यक्तिगत तालमेल अच्छा हो जाता है एक दूसरे से, आपकी बॉन्डिंग बन जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि ग्राहक क्या चाहते हैं और मैं क्या बेच रहा हूँ, मैं उसके हिसाब से बनाऊं जो ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करे। तो तालमेल आपके बीच में अच्छा हो जाता है, विक्रयकर्ता और बिजनेसमैन और ग्राहक के बीच परिचय के समय भूमिका बन जाती है। तो अगर मैं नई फर्म को शुरू कर रहा हूँ, नए प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहा हूँ, तो उस समय ये बहुत प्रभावी रूप से काम आती है परिचय कराने में हमारी, उस उत्पाद की भी और उस कंपनी के बारे में भी। ग्राहकों से संबंध मधुर हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे फायदे थे व्यक्तित्व विक्रय के, जो एक ऑर्गेनाइजेशन इसके थ्रू कमा सकती है। अब आता है कि विज्ञापन और विक्रय संवर्धन, तो जो चीजें हमने पढ़ी, ये विक्रय संवर्धन नहीं है, इसको यहाँ पे आप व्यक्तिक विक्रय, क्योंकि दो ही टॉपिक अभी तक हमने पढ़े हैं, वो है विज्ञापन और व्यक्तित्व विक्रय। तो इन दोनों के बीच ही डिफरेंस को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये आप अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये व्यक्तित्व विक्रय है जिसका तुलना की जा रही है विज्ञापन से। तो शुरुआत में स्वरूप होता है, तो ये अव्यक्तित्व स्वरूप है, यहाँ पर आप आमने सामने नहीं होते, यहाँ होते हो ये आपने देख लिया है। ये विज्ञापन नहीं है, ये व्यक्तित्व विक्रय है। फिर आता है कि विज्ञापन में मानक संदेश प्रसारित किया जाता है, जो बन जाता है एक बार, जो एक बार बन गया वो ही आप तक पहुंचेगा, तो जिसको स्टैंडर्ड मैसेज कहते हैं। तो उसमें परिवर्तन करना ग्राहक के अनुसार संभव नहीं है। यहाँ है व्यक्तित्व विक्रय में, ग्राहक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उसकी आवश्यकताओं के अनुसार बातचीत के थ्रू हम उसको उनके अनुसार ढाल सकते हैं संप्रेषण के स्वरूप को। फिर आया कि खर्चा, तो यहाँ एक व्यक्ति की अगर तुलना की जाए तो खर्चा बहुत कम आता है, यहाँ प्रति व्यक्ति लागत ज्यादा आती है। समय, यहाँ विज्ञापन में जो बाजार होता है उसको बाजार में पहुंच करने में, मतलब लोगों तक ज्यादा पहुंचने में कम समय लगता है, या पूरे बाजार को अगर आपको कवर करना है तो समय ज्यादा लगेगा। फिर आएगी पहुंच, तो ये जन साधारण या ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच होती है, इसमें क्योंकि समय भी ज्यादा लगता है, लागत भी ज्यादा लगती है, इसलिए सीमित लोगों तक इसकी पहुंच होती है। तो हम इसको सिर्फ एक क्षेत्र के अंदर तो यूज कर सकते हैं, पूरे देश में यूज करने में बहुत खर्चा आता है, समय भी बहुत लगता है, तो वो ये काम नहीं कर पाता, उसके लिए हमें विज्ञापन का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो ये था व्यक्तित्व विक्रय और विज्ञापन में अंतर या तुलनात्मक अध्ययन। जो ये टॉपिक है हमारा, ये 3 to 4 मार्क्स का आता है, तो उसी हिसाब से मैंने उतने ही पॉइंट लिए हैं जो आप उसको समझ पाओ। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रचार है, जो हमने तीसरा लिया था। प्रचार का मतलब ये विज्ञापन के जैसा ही होता है। प्रचार जो है विज्ञापन के समान है, पर ये एक गैर व्यक्तित्व है, वो भी वैसे अव्यक्तित्व स्वरूप था, यहाँ पर भी वही है, बट अंतर क्या है कि यहाँ पर किसी भी पैसे का भुगतान नहीं किया जाता। जब आप यहाँ पर संप्रेषण करोगे तो आपको पैसा नहीं देना, आपको लोग प्रचार जो मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ऐसा कैसा होता है, जब किसी उत्पाद अथवा सेवा के संबंध में हम जन संचार माध्यम का यूज करते हैं, तो जो भी समाचार आते हैं उसके थ्रू जो लोगों तक बात पहुंचती है उसको प्रचार कहते हैं। मैं आपको समझाऊं इसको, तो देखो, जब जियो ने अपना कोई भी चीज लॉन्च की है पिछले कुछ समय में, चाहे वो जियो फाइबर लॉन्च किया हो, ठीक है, या जियो की जो सिम लॉन्च की थी, जो उस समय जब उसने जो लोगों के सामने बताया था कि एक डेट फिक्स की थी कि भाई इस दिन हम अपना ये चीज लॉन्च करेंगे, ये चीज आपके सामने रखेंगे, तो बहुत सारे मीडिया के जो हाउसेस थे, अब चाहे वो न्यूज चैनल वाले हों, चाहे वो मैगजीन वाले हों,
चाहे वो फेसबुक हो, कोई हो, वो सब लोग वहां पर पहुंचे थे उसको कवर करने के लिए। तो जब मीडिया किसी चीज को कवर करती है, अब वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, कोई सी भी मीडिया हो, तो वो जब उसको उस पर्टिकुलर इवेंट को कवर करती है और उसके थ्रू हम ग्राहकों तक उस सूचना को पहुंचाते हैं, तो वो प्रचार कहलाता है। तो उसके लिए पेमेंट नहीं दी जियो ने कुछ भी, पर जियो को समय मिल गया, हर जगह कवरेज मिल गई। अभी आप देखो तो पतंजलि ने जो भी अपनी कोरोना की दवाई लॉन्च की है, तो उसको उन्होंने हर माध्यम से प्रचारित किया है और उसके बदले पैसे भी नहीं देने पड़े उसे। लोगों ने इसे खुद कवर किया, चाहे वो न्यूज मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो। ठीक है, तो वो वहां से अपने आप प्रचारित है। तो ऐसे प्रचार को हम प्रचार कहते हैं जहां पर हम भुगतान ना करें और जो हमारा मैसेज है, जो हम लोगों तक सूचना पहुंचाना चाहते हैं, वो हम इस मीडिया के थ्रू उन तक पहुंचा दे। तो ऐसे किसी भी प्रकार को हम प्रचार कहते हैं। तो जब किसी उत्पाद या सेवा के संबंध में जनसंचार माध्यम, समाचार माध्यम से में पक्ष में समाचार आता है, तो इसको प्रचार कहते हैं। के माध्यम जनसंचार माध्यमों के पक्ष में समाचार आता है, तो उसको प्रचार कहते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप प्रचार आप समझ गए होंगे। पर एक प्रचार की एक महत्वपूर्ण सीमा, मतलब की कमी ये है कि प्रवर्तन का जो ये माध्यम होता है, प्रमोशन का जो ये तरीका है, इस पर उस कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये किसके नियंत्रण में होती है? मीडिया हाउसेस में। मीडिया हाउस उसको किस तरीके से दिखाता है, पॉजिटिवली दिखा रहा है, नेगेटिवली दिखा रहा है, तो उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। तो सीमा यही है कि ये कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती, ये उन लोगों के हाथ में है, उस जन समाचार माध्यमों के हाथ में है, जिनके थ्रू हम ये प्रचारित कर रहे हैं कि वो उस न्यूज़ को कैसे दिखा रहे हैं, वो उस जानकारी को कैसे पहुंचा रहे हैं। तो ये एक प्रचार की सीमा है। बाकी एक अच्छा साधन है जिसके द्वारा कंपनियां अपने आज के समय में अपने उत्पाद का प्रचार करती हैं। अब लास्ट आता है विक्रय संवर्धन, जिसको हम इंग्लिश में सेल्स प्रमोशन कहते हैं। तो सेल्स प्रमोशन के इस तरीके में या विक्रय संवर्धन के इस तरीके में हम लघु आवधिक, मतलब कि छोटे समय के लिए प्रेरणाएं का मतलब तकनीक यूज करते हैं, मोटिवेट करते हैं उनको छोटे समय के लिए, क्योंकि ये हमेशा नहीं चलती, कुछ कुछ समय अंतराल पर आती रहती हैं। वस्तुओं और सेवाओं को उसी समय खरीदने के लिए क्रेता को प्रोत्साहित करती हैं कि आप उसी समय खरीदो। तो जैसे आप देखो, मार्केट में जाते हो तो आपको ऑफर मिलता है कि बाय वन गेट वन। जब हम कहीं ऐसा कुछ पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि एक खरीदने पे दो मिल रहा है, खरीद लो। तो क्या हुआ? छोटे समय के लिए था, हमेशा तो ऐसा नहीं मिलता आपको लिखा हुआ। आपको छोटे समय में मिला और आपने तुरंत क्या किया? तुरंत क्रय किया। तो वो कहलाता है विक्रय संवर्धन। तो वो क्रय क्रेता को प्रोत्साहित करता है कि वो उसको जब ही खरीदे। तो ये एक उसकी तकनीक थी जो मैंने यहाँ पर लिखा। अभी बहुत सारी तकनीक आप आगे पढ़ोगे। तो विक्रय परिवर्तन में केवल वही क्रियाएं शामिल होती हैं जिसमें फर्म बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कम समय के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रयोग करती है। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो मीनिंग हो गया। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी वो क्रियाएं हैं, वो कौन कौन सी तकनीक है जो सेल को छोटे समय के में बढ़ाने के लिए या तुरंत खरीदने के लिए यूज करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आया छूट। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, पहले कटौती लिख दो। ये छूट का मतलब रिबेट होती है और कटौती का मतलब डिस्काउंट होता है, क्योंकि ये शब्द आप नॉर्मली सुनते हो। तो डिस्काउंट आपको सामान्य रूप से मिलेगा, रेगुलर मिलेगा, मतलब कि नॉर्मली हमेशा रहता है। तो आप बहुत जगह पढ़ते हो कि 5% ऑफ ऑन MRP, ठीक है, 10% ऑफ। तो ये नॉर्मली आपको मिलता है, तो कटौती वो डिस्काउंट कहलाता है। ये विशेष होता है और सीमित समय के लिए होता है। ये आपको पूरे समय नहीं मिलेगा, रिबेट आपको पूरे समय नहीं मिलता। आप देखते हो कि लिखा होता है स्टॉक क्लियरेंस सेल, और वहां पर आपको लिखा होता है कि अप टू 80% ऑफ।
देखो परसेंटेज देखो कितनी ज्यादा है, यहाँ कितनी है 5 और वहां कितनी है 80। ठीक है, तो ऐसे वो जो भी ऑफर आपको मिलते हैं सीजन जब खत्म होते हैं जब मिल जाएंगे, तो ये हमेशा नहीं मिलते। रिबेट वाले ऑप्शन कुछ निश्चित समय पर आपको मिलेंगे और उस छोटे समय के लिए आपको मिलते हैं। डिस्काउंट यहाँ ज्यादा होता है, डिस्काउंट ना बोले छूट बोले तो छूट की जो सीमा होती है वो यहाँ पर ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो रिबेट कहलाता है जो विशेष होता है और सीमित समय के लिए होता है। डिस्काउंट या कटौती जो होती है वो सामान्य और रेगुलर होती है। फिर आया वापसी। वापसी का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई खाली फाइल या रैपर या बोतल को वापस करो, ऐसा ऑफर है कि बहुत सारी चीजें रीयूजेबल होती हैं, बार बार प्रयोग में लाई जा सकती हैं। तो ऑफर दिया जाता है कि अगर आप इस रैपर को, इस बोतल को वापस मुझे दोगे, तो जो भी प्राइस था मैं उसमें से आपको 5 रुपए वापस दे दूंगा, 10 रुपए वापस दे दूंगा, 2 रुपए वापस दे दूंगा, डिपेंड करता है कि उसकी कॉस्ट कैसी थी। तो वो वापसी कहलाता है। ठीक है, उसका रैपर या फाइल या बोतल या कंटेनर कुछ भी कह लो। उत्पाद मिश्रण जो बहुत ज्यादा आजकल लगता चलता है, जैसे आप देखो कि टूथपेस्ट जो होता है उसके साथ हमेशा ज्यादातर आप देखोगे टूथब्रश का ऑफर रहता है कि आप दोनों चीजें एक साथ खरीद लो। मॉल्स वगैरह में जाते हो तो आपको जो रिफाइंड ऑयल होता है, क्योंकि नॉर्मली हर महीने यूज होने वाली चीजें हैं, शुगर, राइस और एक दो चीजें और जो नॉर्मली बल्क में हम यूज करते हैं, तो इन सबको एक जगह मिलाकर ऑफर दिया जाता है कि आप इन तीनों को खरीदोगे तो आपको ये इतने में पड़ेगा। तो वो कहलाता है उत्पाद मिश्रण। फिर आया कि अतिरिक्त मात्रा पर उपहार, आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाता है कि 20% एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो कहलाता है अतिरिक्त मात्रा पर उपहार। तो आपको गिफ्ट के रूप में परसेंटेज या ज्यादा क्वांटिटी आपको दी जाती है। फिर आया कि तुरंत ड्रॉ व निर्धारित उपहार। कई जगह आप देखते हो, निश्चित ज्यादातर त्योहारों पर मिलता है कि भाई आप अभी ये सामान खरीदो, एक या तो स्क्रैच कार्ड होते हैं वहां पर, उसको स्क्रैच करो और जो भी प्रोडक्ट है उसको लेके जाओ, अगर आपको उपहार मिलता है। या पर्चियां डाली जाती हैं और शाम को ड्रॉ निकाला जाता है, तो वो तुरंत ड्रॉ और निर्धारित उपहार कहते हैं, जो उसी दिन सेम डे पर यूज किया जाता है। तो वो ये कहलाता है सेम डे या इंस्टेंट, एकदम साथ के साथ ही। तो वो ये वाली सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है। नेक्स्ट आता है हमारा लक्की ड्रॉ। ये भी इसी ड्रॉ की तरह है, पर ये एक निश्चित तिथि पर निकाला जाएगा, रोज नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे कॉन्टेस्ट आपने बहुत देखे होंगे कि निश्चित डेट पर हम ड्रॉ निकालेंगे। फर्स्ट प्राइज में, पहले प्राइज में कार है, दूसरे प्राइज में 5 टीवी हैं, तीसरे प्राइज में 100 घड़ियां हैं एंड कंसोलेशन प्राइज है। तो वो लकी ड्रॉ वाला सिस्टम कहलाता है। वो बहुत मिलता है, वो बहुत प्रचलित है जो आप देखते हो। फिर उपयोग योग्य लाभ, कि आप उसका यूज कर सको, तो ऐसी कोई वस्तु दी जाती है जिसका आप यूज कर पाओ, तो वो उपयोग योग्य लाभ कहलाएंगे, जिसको आप यूज कर पाओ। 0% फाइनेंस, ये आपने बहुत देखा है कि 0% पे आपको जो है चीजें मिलेंगी और आप आज की डेट पर घर ले जाओ। जैसे मान लिया 54,000 का मैंने मोबाइल फोन खरीदा, एग्जांपल ले रहा हूँ, और कहा कि 6 किस्तों में दे देना आप हमें इसको। ये 0% फाइनेंस कहलाता है। 9,000 मुझे हर महीने अगले 6 महीने तक देना है और वो मोबाइल फोन आज की डेट पर मेरा हो गया, तो वो 0% फाइनेंस कहलाता है। फिर आया कि नमूने का मुद्रण, मतलब कि सैम्पलिंग, फ्री सैम्पलिंग। तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ये आप देखते हो। कई बार घर घर आकर भी दिए जाते हैं, कई बार रास्ते में मिल जाते हैं, कई बार मॉल में मिल जाते हैं। कॉन्टेस्ट रख दिया जाता है डांस का, ड्राइंग का, सिंगिंग का, और उस बेस पर फिर इनाम जारी किए जाते हैं, तो वो प्रतियोगिताएं कहलाती हैं। तो ये सब विक्रय संवर्धन या सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स हैं, जिनके थ्रू हम छोटे समय के लिए, तुरंत खरीदने के लिए ग्राहकों को प्रेरित करते हैं। अब विक्रय संवर्धन के लाभ देख लेते हैं। पहला ये है कि ध्यान आकर्षित करती है। ये आप, मैं बता ही चुका हूँ, आपने देखा भी हो, बाय वन गेट वन। ठीक है, 80% ऑफ, जब आप इनको पढ़ते हो तो आपका ध्यान एक बार वहां जरूर जाता है। कोई भी नया उत्पाद हो तो उसको मार्केट में लॉन्च करने में बहुत
मददगार होता है ये वाला तरीका। ठीक है, सभी प्रवर्तन विधियों में तालमेल हो जाता है जितनी और दूसरी हैं। ठीक है, प्रवर्तन की तो और भी विधि हैं, एडवर्टीजमेंट भी है, ठीक है, व्यक्तित्व विक्रय भी है, साथ ही साथ प्रचार भी है। तो इन सब के बीच तालमेल भी हम इसके द्वारा स्थापित कर सकते हैं, उनके साथ इसको भी लाकर। ठीक है, तो एक अच्छा साधन होता है। आप देखते हो एडवर्टीजमेंट जब आती है तो लिखा होता है कि आपको इतने की खरीदने पर इतने की छूट मिलेगा। ठीक है, पैसे की हो या कोई सामान की हो, तो जहाँ आप रहते हो आस-पास आप देखते हो ऐसे ऑफर आपको मिलते रहते हैं। तो वहाँ विक्रय संवर्धन भी यूज़ हो रहा है और विज्ञापन भी यूज़ हो रहा है, तो सबकी तालमेल भी बिठाया जा सकता है। अब अगर इनकी सीमाओं की बात करें सेल्स प्रमोशन की, तो पहली सीमा ये है कि ये बताता है कि कंपनी का सामान जो है बिक नहीं पा रहा, मतलब कि संकट का सूचक है। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। इनका माल ही नहीं बिकता, इसका मतलब इनकी क्वालिटी जो है वो घटिया है। तो ये समझा जाता है, ऐसा है नहीं वैसे, पर समझा जाता है नॉर्मली। दूसरा है कि उत्पाद की छवि को बिगाड़ देता है, क्योंकि वो सारी जो अवधारणाएं हैं या वो सोचने के तरीके हैं वो यही बताते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, उत्पाद जो है वो बेकार है, घटिया है। तो ये हमारे दिमाग में एक छवि बनने लग जाती है उस कंपनी की। तो ये सीमाएं हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी विक्रय संवर्धन की जो तकनीक है उनका प्रयोग सेल को एक कुछ निश्चित समय के लिए बढ़ाने में यूज करती है। इसी के साथ ये जो टॉपिक था हमारा, पूरा विपणन मार्केटिंग पूरी खत्म हुई। हमने पूरा का पूरा ये चैप्टर कर लिया जो 10 से 12 नंबर का है हमारा। और अगर आप इन सारी वीडियोस को जो 4 भागों में डिवाइडेड है, जब आप इन चारों वीडियो को देखोगे, 4 वीडियो जो हमने बनाई हैं, मैंने जो बनाई है, अगर आप इन सारी को देखोगे तो आपका ये टॉपिक कंफर्म हो जाएगा, आपके 10 से 12 नंबर कंफर्म हो जाएंगे और 95% की तरफ आप काम करोगे। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जो सो दैट वो इसको देख सकें। यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।